आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ 7 नवंबर 2021 की न्यूज़। इसे देखते रहिए आप। और इसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मिलते हुए चलें। पहली न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो देखिए, वो संबंधित है भारत में निर्मित कौन से टीके को। यहाँ पर देखिए आप लोग, अभी कुछ समय से ऐसा हुआ है कि जो भारत के अंदर भारत में जो टीके निर्मित हो रहे हैं वो दो हैं, एक तो है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। लेकिन ब्रिटेन में और यूरोप के अंदर इन टीकों को मान्यता प्रदान नहीं करी, जिसकी वजह से जो भारतीय ब्रिटेन जा रहे थे या अन्य देशों में जा रहे थे तो उन लोगों को कुछ समय के लिए क्वारंटीन होना पड़ता था। तो भारतीय ये मांग कर रहे थे कि जब हम दुनिया भर के अंदर अपने टीके प्रोवाइड करा रहे हैं तो भारत के टीकों को मान्यता क्यों नहीं प्रदान की जा रही। अब इसी विवाद के चलते हुए लंबे समय तक हमने दबाव बनाया और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे कहते हैं, उसने इसके बाद भारत की इस कोवैक्सीन टीके को मान्यता प्रदान कर दी है। दोनों टीकों के बारे में अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो दे रखी है, और जो ये पॉइंट है कोवैक्सीन, ये है कोवैक्सीन। आपने देखा हो तो भारत में जब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसके अंदर कुछ जगह पर तो कोविशील्ड लगाई गई और कुछ जगह के ऊपर कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो कोवैक्सीन है ये पूरी तरह भारत में ही निर्मित है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। अगला पॉइंट दे रखा है कि WHO ने, देखिए WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यदि मान्यता प्रदान की जाती है किसी दवाई को तो दुनिया भर के अंदर फिर उसकी दोनों डोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जब वो अन्य देश की यात्रा करता है तो उसको क्वारंटीन नहीं होना पड़ता। इसकी और ये कैसे अनुमति प्रदान करती है, तो इसकी एक टेक्निकल ग्रुप है, जिस टेक्निकल ग्रुप के सामने जो भी प्रस्ताव है किसी दवाई को लेकर कि उसको मान्यता देनी है नहीं, उसके पास ये प्रस्ताव भेजा जाता है और यदि वो उसको अनुमति देती है तो उसके बाद उसको WHO की मान्यता प्राप्त होती है। तो उसकी तकनीकी परामर्शदाता जो समूह था उसने इसको अनुमति प्रदान कर दी है। और इस दवाई के बारे में क्या है, ये दवाई हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के द्वारा, तो एक ही भारतीय कंपनी है जो भारत बायोटेक के नाम से जानी जाती है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अब ये हैदराबाद के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो हैदराबाद क्या है, हैदराबाद को कहते हैं पर्ल सिटी ऑफ इंडिया। जैसे जनरल कंपटीशन SSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि भारत में मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, पर्ल सिटी, तो उसमें उत्तर आता है हैदराबाद का। आज ये तेलंगाना के चारों ओर घिरा हुआ है, उसी के अंदर ये भारत बायोटेक है और ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया का मतलब ये हो गया कि जो दूसरी दवाई है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी थी, कोविशील्ड, तो ये जो कोविशील्ड है ये भारत में तो निर्मित की जा रही है, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो ब्रिटिश कंपनी ने तैयार किया है। तो भारत को इसका ये ठेका दिया गया है कि वो इस फार्मूले के तहत दवाई को तैयार करें या इस टीके को तैयार करें। इस दृष्टि से जो है ये कोविशील्ड भारत में ज़रूर बन रही है लेकिन पूरी तरह मेड इन इंडिया नहीं है। और ये कोवैक्सीन है ये पूरी तरह जो है वो भारत में ही निर्मित होती है, इसलिए इसको पूरी तरह मेड इन इंडिया कहा गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, यानी कि जब हमने ये कहा कि भारत की इस दवाई को WHO ने मान्यता प्रदान कर दी है तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा भाई, इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि कोई भारतीय दूसरे देशों की यात्रा करता है तो उसको क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है लगभग सभी देशों में WHO से मंजूरी मिली कोविड वैक्सीन को कि अपने आप मान्यता मिलने का नियम है, यानी कि अगर WHO ने किसी दवाई को, किसी टीके को मान्यता प्रदान कर दी है तो यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी देशों के अंदर इसकी यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को भी फिर क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर पॉइंट हो गया। इस कोवैक्सीन की दोनों डोज, देखिए यहाँ पर ये जरूर है कि इसकी दोनों डोज होनी चाहिए जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, और इसके लिए उसे अनिवार्य रूप से क्या नहीं होना होगा, इसे क्वारंटीन होने की आवश्यकता। क्वारंटीन का मतलब ही आप जानते होंगे
कि कुछ समय के लिए उसको एकांत में रखा जाता है और उस दौरान ये देखा जाता है कि उसमें किसी प्रकार के जो बीमारी के लक्षण है अथवा नहीं है। इसके अलावा ये भी पॉइंट बता दूं कि जब हम टीकाकरण करते हैं तो टीकाकरण का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो टीकाकरण का जो जनक है उसका नाम है एडवर्ड जेनर। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि हु इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन? एडवर्ड जेनर का नाम। और इस टीकाकरण का अर्थ क्या होता है और टीके का निर्माण का या टीके से किस प्रकार से हम बीमारी से मुक्त होते हैं? तो संबंधित जो रोग होता है, चाहे वो विषाणु का रोग हो, वायरल डिजीज हो, चाहे वो जीवाणु या बैक्टीरियल डिजीज हो, उसके जो कमज़ोर हिस्से हैं, यानी कि उसी विषाणु और जीवाणु के जो कमज़ोर हिस्से हैं, उनको इंजेक्शन के माध्यम से हमारे रक्त में प्रवाहित किया जाता है। और जब भी कोई बाहरी चीज़ हमारी बॉडी में प्रवेश करती है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है। तो यदि भविष्य में जिसको टीका लगा हुआ है किसी भी बीमारी का, तो भविष्य में यदि उसका कोई रोगाणु यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में एंटर करता है तो उसकी शरीर में पहले से ही लड़ने की क्षमता टीका लगने के कारण होती है। इस तरीके से प्राकृतिक रूप से संबंधित बीमारियों से बचाव हो जाता है टीका लगाने के बाद। अब इसके बाद कोवैक्सीन के अलावा भारत में, जैसे मैंने कहा, एक और दवाई बन रही है। उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं कोविशील्ड। अब कोविशील्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको WHO ने अनुमति दे रखी है, लेकिन क्या है ये दवाई? एस्ट्राजेनिका नाम की एक ब्रिटिश कंपनी है, उसने इसका फॉर्मूला तैयार करा और उस फॉर्मूले को तैयार करने के बाद उसने भारत स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट है, देखिए यहाँ पर लिखा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम क्या जानते हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मात्रा में टीके बनाने वाला आज की तारीख में इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसके जो चेयरमैन है, CEO है, उनका नाम है आदार पूनावाला। इनके बारे में तो आपने बहुत दिनों से सुन भी रहे होंगे कि जब इनके ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया गया या इन्होंने आरोप लगाया कि मुझ पर इंडिया में टीके को उपलब्ध कराने के लिए दबाव हैं, तो उसके बाद ये कुछ समय के लिए लंदन चले गए। और कुछ समय पहले, यानी कि अभी महीने भर के भीतर ही, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी टाइम मैगजीन, अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन है जिसे टाइम मैगजीन कहते हैं, और उसने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स की एक लिस्ट निकाली थी और उसमें मोदी जी, ममता बनर्जी के साथ साथ में आदार पूनावाला का नाम भी दिया हुआ था। तो ये नाम आता है पूनावाला। इसके बाद जो है तो कौन सी कंपनी है जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? एस्ट्राजेनिका। इंग्लिश में भी इसको इसी तरीके से आप लिख सकते हैं आराम से, एस्ट्राजेनिका के नाम से। तो ये, जैसे मैंने कहा कि इसका फॉर्मूला जो है ब्रिटिश है, लेकिन इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। पुणे के बारे में भी मैं आपको बता दूं, पुणे को कहा जाता है यंग सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी प्रमुख इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जैसे MBA के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर देश भर के जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ का क्राउड जो है बहुत यंग है, युवा है, इसीलिए इसको इंडिया की युवा सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं बार बार WHO की, तो यहाँ WHO के बारे में भी 2-3 पॉइंट अब देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही के अंदर जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं इथोपिया के टेड्रोस एडानोम, इनका नाम दे रखा है। ये आप लोगों को इस रूप में याद रखना है, स्टैटिक जीके के रूप में। हालांकि ये विवादों में रहे क्योंकि ये जो कोविड-19 फैला है इसके लिए ऐसा माना जा रहा है दुनिया भर के अंदर कि इसका निर्माण किया गया है लैब में, और चाइना की वुहान नाम के शहर की लैब में ये तैयार किया गया था, और उसके बाद ये दुनिया भर के अंदर रोग फैला। तो WHO से ये अपेक्षा की गई थी कि इस मामले में वो अपनी कोई रिपोर्ट जारी करे या वो जानकारी उपलब्ध कराए दुनिया भर के अंदर कि ये बीमारी जो है फैलने का कारण क्या है, क्या ये ऐसा वायरस है जो प्राकृतिक रूप से बन सकता है या ये ऐसा वायरस है जो केवल बनाया जा सकता है, क्योंकि नेचर में, प्रकृति में इस तरीके से
विषाणु का पाया जाना संभव नहीं है या वायरस का पाना जाना संभव नहीं है। तो बहुत सारी रिपोर्ट आई जिसमें स्पष्ट कहा गया कि भाई ये जो निर्माण किया गया है या ये जो वायरस है जिससे की वजह से ये कोविड फैला है वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, ये प्राकृतिक रूप से संरचना प्राप्त नहीं होती। तो इनका जो भूमिका थी इस मामले में, इनकी भूमिका जो है वो बहुत विवादों के घेरे में रही कि इन्होंने कभी भी आलोचना चीन की नहीं करी। और ये कौन से देश के पड़ते हैं? तो ये देश पड़ता है कौन सा? इथोपिया। इथोपिया कहाँ पर पड़ता है ज़रा मैं आपको मैप के ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है ये हमारा इंडिया है, इंडिया से इधर की तरफ चलेंगे तो ये कॉन्टिनेंट है जिसे कहा जाता है अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप जो है इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट के उपनाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को ही कहा जाता है मानव का पालना, यानी कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन। तो इन सारी उपनामों से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का शृंग कहा जाता है इसको। इसी के अंतर्गत जो है ये राष्ट्र आते हैं जिनको कहा जाता है सोमालिया, इथोपिया और एरिट्रिया। यहाँ पर देखेंगे आप, ये नाम आ गया, ये इथोपिया देश का नाम आ रहा है, यहाँ पर है, आप लोग को दिख रहा होगा। मैं पहले भी आपको बताया था कि मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो जानकारी प्राप्त हो उस जानकारी के अंदर आपको ये ज्योग्राफी भी क्लियर होती हुई चले। और इथोपिया बहुत दिनों से खबरों के अंदर भी है, कई कारणों से, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इथोपिया ही वो जगह मानी जाती है जहाँ सबसे पहले कॉफ़ी के पौधे की पहचान की गई। तो दुनिया भर में कॉफ़ी का पौधा जो फैला है वो उपनिवेशवादी शक्तियों ने, कॉलोनियल पावर्स ने फैलाया, खास तौर से पोर्टुगीज़ ने। तो उसी संदर्भ के अंदर है। इसकी कैपिटल भी देख लीजिए आप, ये थोड़ा मैं बड़ा करूँगा तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हुई चलेंगी। इसकी कैपिटल का नाम है अदिस अबाबा। यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा करूं, ये शायद इसमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, हाँ शायद अभी फ़िलहाल इसके अंदर ये पॉइंट जो है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये इथोपिया है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और इसी के निवासी हैं। ये जो WHO के जो वर्तमान के अंदर अध्यक्ष बने, ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं। ये WHO का चिन्ह है। कुछ समय पहले आपने देखा हो कि दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल होता था ये इस तरीके का चिन्ह, किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। ये इस प्रकार का चिन्ह था, है ना, ऐसे प्लस टाइप का बनाते थे। बाद में जो है WHO ने निर्णय लिया कि ये जो चिन्ह है ये इस्तेमाल नहीं होगा। अब जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा, ये इस प्रकार की एक स्टिक है जिसके चारों तरफ ये सांप लिपटा हुआ है, ये WHO का चिन्ह है। इसके अलावा जो WHO के जो वर्तमान के अंदर सेक्रेटरी जनरल बने हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये इथोपिया से हैं, उनकी भी मैंने यहाँ पर फ़ोटो दे दी। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ दे रखा है कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ पर आप पाते हैं? ज़्यादातर मुख्यालयों के नाम जो हैं आप लोग देखते हैं कि वो स्थित हैं हमारे या स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा नाम के शहर में। जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? ये जेनेवा जो है ये पड़ता है यूरोप में, और यूरोप में स्विट्ज़रलैंड जो है इसे कहा जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, खेल का मैदान कहते हैं यूरोप का। ये जैसे मैंने यूरोप का आपको मैप दिखाया, इसमें थोड़ा और बड़ा करूँगा तो यहाँ पर आएगा ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, यानी कि लैंडलॉक्ड है। इधर तो ये बड़ा देश है जो फ्रांस के नाम से है, और इधर एक देश है ऑस्ट्रिया कहते हैं इसको। और ऑस्ट्रिया वो जगह है जहाँ पर एक बड़े हॉलीवुड के कलाकार का जन्म हुआ और जन्म स्थान है। नाम सुनते होंगे, आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर। कमांडो और टर्मिनेटर जैसी जो हॉलीवुड की मूवी है उनका जो हीरो है उसका मूल स्थान क्या है? ऑस्ट्रिया। और बाद में वो
युवावस्था में अमेरिका गया और अमेरिका में वो फिल्म स्टार बना। यही स्विट्ज़रलैंड है जिसमें एक शहर पड़ता है जेनेवा। ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि जो मुख्यालय हैं वो मुख्यालय जेनेवा में है। कोई सी भी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देखेंगे, चाहे WTO का नाम है, चाहे रेड क्रॉस का नाम है, या वर्तमान में जैसे आप पढ़ रहे हैं WHO का। ऐसा क्यों है? उसके पीछे कारण ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो हमेशा एक न्यूट्रल या तटस्थ देश रहा है। यहाँ तक कि आप पाएंगे कि जब संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन की, तो उसके जो मेंबर हैं, उन 193 मेंबर हैं फिलहाल, उन 193 मेंबर के जो सदस्य बनने का क्रम है, सीक्वेंस है, उसमें आप पाएंगे कि ये स्विट्ज़रलैंड जो है 21वीं शताब्दी में जाकर, यानी कि 2000 के बाद जाकर ये इसका मेंबर बना है। ये किसी भी संगठन का सदस्य कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ नाम का जो एक संगठन है यूरोप का, उसका भी ये स्वयं सदस्य नहीं है। तो क्योंकि ये न्यूट्रल रहा है, इसी की वजह से ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो जेनेवा में ही स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की जो स्थापना है वो हुई थी कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। और इसका संदर्भ क्या रहेगा 7 अप्रैल का? आप ध्यान कीजिए, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसका उपलक्ष्य क्या है? क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन? भाई उसका उपलक्ष्य यही है कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। इसी उपलक्ष्य के अंदर ये प्रतिवर्ष जो दिवस है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली जो न्यूज़ है हमारी, वो न्यूज़ है कि हाल ही के अंदर एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है तेनसिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल प्राइज दिया गया तेनसिंग नॉर्वे। तेनसिंग नॉर्वे का नाम आप जानते होंगे किस रूप में आता है? जो तेनसिंग नॉर्वे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उन लोगों के लिए ये तेनसिंग नॉर्गे जो है, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, यानी कि साहसिक खेलों के लिए। अभी मैं पूरा समझा दूंगा आप लोगों को। एडवेंचर क्या हो गया? एडवेंचर हो गया जैसे राफ्टिंग करते हैं, यानी कि गंगा जी के अंदर ऋषिकेश में लोग नाव से वो प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, या फिर ऊंची छलांग लगाते हैं बहुत ऊंचाई से, जिसको शायद किसी नाम से जाना जाता है, और स्कूबा डाइविंग होगी गहरे समुद्र के अंदर। तो इस तरीके से, या पैराग्लाइडिंग कहते हैं, इस तरीके के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जो है ये पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और भारत के अंदर ये पुरस्कार जो है वो भारत के जो 2 सैनिक अधिकारी हैं जिनके नाम अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनके द्वारा उन्होंने ये पुरस्कार हाल ही के अंदर जीता है। पहले इस पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 भारत के ये सैन्य अधिकारी हैं, सर्वेश गढ़वाल और अमित बिष्ट। इन्होंने हाल ही के अंदर ये पुरस्कार जो है जीता है। उनके बारे में मैं दिखा देता हूँ। ये तो हैं, देखिए ये तो हैं हमारे अमित बिष्ट और ये हैं सर्वेश गढ़वाल। इन्हें किस क्षेत्र के लिए मिला है? देखिए यहाँ पर क्षेत्र का नाम भी दे रखा है, क्योंकि ये अवार्ड जो है चाहे पानी में, चाहे हवा में, या फिर ज़मीन के ऊपर, कहीं पर भी साहसिक खेल जो दिखाते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो हिस्सा लेते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये दोनों सैनिक अधिकारी जो हैं ये क्या करते हैं? इनको किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने जितने हमारे कमांडोज़ हैं, आर्मी के अंदर जो कमांडो होते हैं, या जो दूसरे कमांडो नेवी में होते हैं, नौसेना आदि में, तो उनकी ट्रेनिंग इन लोगों ने कराई है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। वापस आते हैं, क्या जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि 2 व्यक्तियों को, एक तो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है किन किन के नाम है, और ये पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान, ध्यान कीजिए इस बात का, यानी कि हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड है। अभी आपने पिछली जो मैंने आपको 6 नवंबर की न्यूज़ कराई थी उसमें क्या बताया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो क्या था? हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो जब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की,
तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो तो हो गया हमारा स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड। लेकिन अगर हम कहें साहसिक खेलों का हाईएस्ट अवार्ड, तो यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट ब्रेवरी स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये इस रूप में तेनजिंग नॉर्वे का ही नाम आता है। और तेनजिंग नॉर्वे कौन थे भाई? 1953 के अंदर 2 व्यक्तियों ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी, यानी कि जो पीक था उस पीक को इन्होंने कवर किया या पहुंचे। वो कौन थे? एक तो न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी और एक नेपाल के थे तेनजिंग नॉर्वे, उन्हीं के नाम पर है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आ गया हमारा, इसमें नाम दे रखा है मैंने इनका, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले 2 व्यक्तियों में से एक थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति के नाम मैंने आपको बताया, वो थे एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के निवासी थे। इसके अलावा ये पुरस्कार 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई थी कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिसके अंदर दिए जाते हैं। एक तो थल यानी कि जमीन, जल, वायु और जीवन पर्यंत साहसिक खेलों के लिए, यानी कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट हो किसी फील्ड के अंदर, उनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। ये रुपए वाला क्वेश्चन जो है ये एसएससी या रेलवे इस तरीके के जो एग्ज़ाम है उनके अंदर ये इम्पोर्टेंट रहता है। पीसीएस सिविल सर्विसेज की अगर बात करेंगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है ये वाले पॉइंट कि ये किस कैटेगरी के अंदर प्रदान किया जाता है, या हाल ही के अंदर जो पुरस्कार दिया गया 2021 में, ये पुरस्कार किसको। अब इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, क्यों ये पुरस्कार शुरू करे गए? जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा योगदान क्या रहता है? स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है कि वो टीम भावना उत्पन्न करता है, यानी कि समाज के अंदर जब हम रहते हैं तो समाज में रहने के लिए एक दूसरे का ध्यान रखना या फिर ऐसी भावनाएं जागृत करना जिससे हम साहस दिखा पाएं, उसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। जोखिम लेना, रिस्क लेना। अब इस मामले में आप क्या देखते हैं, हम अपने बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो हम पाते हैं कि भारत के अंदर मुख्यतः जो है वो एक ही उद्देश्य रहता है पढ़ाई का, कि नौकरी पाना। इसके विपरीत यदि हम चाइना की बात करें या यूएसए की बात करें तो वहाँ पाते हैं दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अरबपति हैं संख्या में, वो अरबपति कहाँ पर है? इन देशों के अंदर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस प्रकार के जोखिम लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। तो अगर हम जोखिम लेते हैं किसी क्षेत्र के अंदर तो, और जोखिम अपने एक तर्क पे और अपने ज्ञान पर लेते हैं, ये नहीं अंधविश्वास के आधार पर जोखिम लेना, उनको पर ना टीम वर्क, जाहिर बात है जब हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना और सजगता की भावना। जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं, कोई साहसिक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मध्यकाल में युद्ध है, तो युद्ध में अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की भावना को जागृत करने के लिए ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए। इसके बाद जो अगला हमारी कैटेगरी आ गई, वो आ गई कि इसमें एक नाम दे रखा है मनु बाकर का। मनु बाकर कौन है? कुछ समय से आप इस लड़की का नाम जो है काफ़ी सुनते होंगे, वो है, अब ये क्या है, मनु बाकर किस फील्ड के साथ संबंधित है? अब मैं बता दूं आपको कि 2020 से लेकर और ये 2021 चल रहा है, इस लड़की का नाम गाहे अघाए आपने अवश्य सुना होगा। बहुत छोटी उम्र की ये लड़की है, हरियाणा की, और शूटिंग के क्षेत्र में इसने नए नए रिकॉर्ड और नए नए कमाल जो है स्थापित करें। अब ये जो फिलहाल की न्यूज़ है वो किस संदर्भ के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मनु बाकर है जो जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये जो हैं दूसरे खिलाड़ी हैं ये ईरान के हैं। अब देखिए, एक तो भारतीय और एक ईरान, और इन्होंने मिलकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। जो हम घटना पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि 2021 में ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका एक प्रतियोगिता हुई जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट्स कप। तो उस प्रेसिडेंट्स कप के अंदर इन्होंने एक मिक्स्ड टीम इवेंट, आप मिश्रित जो टीम इवेंट थी उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ऐसे कैसे हो गया कि एक भारतीय ने ईरानी के साथ में मिलकर, और अन्य किसी भारतीय के साथ क्यों नहीं? क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है इसका जो फॉर्मेट है इस प्रकार का है कि इसमें ड्रॉ निकलता है, और उस ड्रॉ के अंदर किन 2 खिलाड़ियों के नाम आ जाएंगे उन्हीं को फिर उसके अंदर टीम के रूप में चुन लिया जाता है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पर आ गया, इसमें मनु भाकर का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। मनु भाकर भारत की प्रसिद्ध शूटर है। अब ये जरूर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है कि कौन सी इवेंट के अंदर ये हिस्सा लेती है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि भारत के अंदर शूटिंग, बॉक्सिंग और पहलवानी, ये 3 खेल ऐसे हो गए हैं जिसके अंदर हमारे जो युवा बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से इसके अंदर प्रगति हुई है। तो यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ये लड़की आमतौर पर खेलती है। और खबरों में क्यों है, जैसे मैंने कहा भाई खबरों में इसलिए है कि पोलैंड में खेली जा रही एक प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप। ये अभी आपने देखा था, ये ISS के नाम से, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट कप था। इस प्रेसिडेंट कप के अंदर उन्होंने एक अन्य जो ईरान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम इसके अंदर दे रखा है, ईरान के खिलाड़ी का वो नाम है जावेद फोरोगी। और ये किस लिए है भाई, जावेद फोरोगी अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने मिक्स्ड स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त करी है। अब ये जैसे मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक भारतीय खिलाड़ी ने ईरान के खिलाड़ी के साथ में मिलकर टीम बनाई, तो इसका खिलाड़ी के साथ क्यों बनाई, क्योंकि इस प्रतियोगिता का जो फॉर्मेट है यानी कि जो तरीका है वो इस प्रकार का है कि इसमें ड्रॉ निकाला जाता है और उस ड्रॉ के अंदर जो कोई भी खिलाड़ी का नाम आएगा उनकी टीम बना दी जाती है। तो इसीलिए जो है इनको ईरान के खिलाड़ी के साथ में शामिल किया गया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ये पोलैंड है, पोलैंड कहाँ पर स्थित है, पोलैंड राष्ट्र की बात करेंगे तो जो पोलैंड है इसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोलैंड है ये स्थित है यूरोप में। यूरोप तो हम देख ही रहे थे, स्विट्ज़रलैंड आपको मैंने बताया था कि स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर है, और इस स्विट्ज़रलैंड के उत्तर में चले, नॉर्थ में चले, ये आपने देखा था अभी स्विट्ज़रलैंड के थोड़ा सा ऊपर चले तो यहाँ ऑस्ट्रिया, यहाँ पर क्या है ये चेक और स्लोवाकिया, ये पहले जैक कहते हैं इसको, ये स्लोवाकिया, एक समय पर ये दोनों एक देश हुआ करते थे। और इसके उत्तर में स्थित है एक बड़ा देश जिसे कहते हैं पोलैंड। तो ये पोलैंड था जिसके एक तरफ तो है बड़ा ताकतवर देश जिसे कहते हैं जर्मनी, और एक तरफ जो है वो बेलारूस है। आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी स्थिति क्या है। तो और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि ये जो पोलैंड है, इस पोलैंड के उत्तर में जो स्थित है ये कौन सा, ये देखिए यहाँ पर ये हिस्से हैं। जब आप देखते हैं ये 3 देश और मैंने इसमें लगे हाथ दिखा रखे हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन तीनों को क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक किस लिए कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये जलीय क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाल्टिक सागर या बाल्टिक सी, यानी कि पोलैंड की सीमा जो है वो इस बाल्टिक के साथ में छूती है। और ये जो हिस्सा है जहाँ पर ये दिखा रखा है, ये हिस्सा है किसका, रशिया का। आश्चर्य लगता होगा आपको कि रशिया तो यहाँ पर है, ये रशिया है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो है वो जाकर कहाँ पर लगता है, पोलैंड के साथ। इसीलिए दुनिया में जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ में सीमाएं लगती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती हैं, उसमें चाइना और रशिया का नाम आता है, जिनकी 14 देशों के साथ में बाउंड्री लगती है। यही देश है पोलैंड, जहां पर हाल ही के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर COP की जो मीटिंग है, आजकल आप सुन रहे होंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें मोदी जी हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो गए हुए हैं, ब्रिटेन। ऐसी एक प्रतियोगिता जो है वो इसी प्रकार का एक जो जलवायु सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था पोलैंड के क्राकाओ में, इसके अंदर व्रकाओ, ये है यहाँ पर व्रकलाओ के अंदर एक समय पर इसका आयोजन किया गया था। पोलैंड की राजधानी कौन सी है, इसको लिखते हैं वार्सा, और इंग्लिश में WARSHAW। तो यहाँ पर ये न्यूज़ जो है पहली वाली हमारी ख़त्म हुई। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है
मनु भाकर के बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ दे रखी है कौन सी, कि हाल ही के अंदर एक पुरस्कार दिया गया जिसे कहते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार, शांति पुरस्कार। अब ये पुरस्कार वैसे अगर देखें कि इस पुरस्कार के विजेता के रूप में किसका नाम आता है, तो मैंने पाया कि ये पुरस्कार 2021 के अंदर ही बहुत सारे लोगों को अलग अलग समय पर दिया गया। हाल ही के अंदर ये पुरस्कार किसको दिया गया, उनके नाम बता देता हूँ मैं। ये मुख्यतः किसके लिए दिया जाता है, सामाजिक सेवा के लिए, यानी कि सोशल वर्क के लिए। क्योंकि नेल्सन मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला जो है इन्हें कहा जाता है अफ्रीका का गांधी, यानी कि गांधी ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका जो देश पड़ता है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये साउथ अफ्रीका देश के अंदर भी ये स्थिति थी कि जो वहाँ पर ये वाइट पीपल थे या गोरी चमड़ी के लोग थे, जैसे भारत के ऊपर राज किया अंग्रेज़ों ने, उसी प्रकार से अफ्रीका के अंदर भी यही लोग थे, ब्रिटेन वाले, जिनका राज था। और उसके खिलाफ इन्होंने एक अहिंसक आंदोलन शुरू करा। ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसका भी हमने जिक्र किया था। सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, यानी कि द कॉन्टिनेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़, तो हम पाते हैं अफ्रीका का नाम आता है। उसी अफ्रीका के दक्षिण में ये हिस्सा है जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका। आपने आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर भी आप नाम सुन रहे होंगे साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसके बारे में। तो ये साउथ अफ्रीका देश पड़ता है। यहाँ से इस तरीके से बाउंड्री है, अगर मैं सीधी सीधी खींच दूँ, ये साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका जो है ये ऐसा राष्ट्र है जिसकी 3 देशों के साथ, जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, है ना, 3 इनकी राजधानी है। एक इन्होंने प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाई है, एक लेजिस्लेटिव या विधायी राजधानी बनाई है, और एक इन्होंने अपनी पॉलिटिकल राजधानी बनाई है। इस तरीके से इनकी, जहाँ इनकी पार्लियामेंट है, और एक होगी जुडिशरी यानी कि न्यायिक। तो एक राजधानी तो न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल, एक कैपिटल लेजिस्लेटिव या विधायी कैपिटल, और एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक राजधानी है। इसी साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोरे लोग थे, उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी है अफ्रीकन ब्लैक लोग जो हैं, उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए। तो उनके खिलाफ जो है शांतिपूर्वक आंदोलन किया था किसने, नेल्सन मंडेला ने, और इसीलिए इनको अफ्रीका के गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला जो इसके अंदर पॉइंट आएगा, फिर इनके जिनको ये पुरस्कार हाल ही के अंदर प्रदान किया गया उनको मैंने नाम दे रखे हैं, उनके नाम आप देख लीजिए। एक तो नाम दे रखा है अजय कुमार शर्मा का, सबसे पहले तो नाम। तो ये एक कंपनी है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके ये एमडी है। एमडी का मतलब हो गया महानिदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर। और इन्होंने पुरस्कार किस लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। उद्यमिता का मतलब हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि किसी व्यवसाय को शुरू करना, एक जोखिम लेना ताकि कोई व्यवसाय शुरू किया जा सके या कोई नई चीज़ शुरू करनी, युवाओं को रोजगार के अवसर करने के लिए, और आत्मनिर्भर भारत मिशन को सामाजिक उत्तरदायित्व के, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि यदि कोई बड़ा उद्योगपति है जो समाज से पैसा कमा रहा है, तो वो समाज के हित के लिए भी अपने पैसे को खर्च अवश्य करेगा। इसी को कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर बड़ी कंपनी से जितनी भी है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इस तरीके से जरूर करेंगे। तो मोदी जी ने शुरू किया है एक ये मिशन जिसको कहा जाता आत्मनिर्भर भारत, ताकि भारत जो है अपने स्वयं का निर्माण बढ़ा सके और भारत की जो आयात पर निर्भरता है वो कम हो सके। इसके अलावा ये कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये अकादमी का नाम दे दिया, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति जो ये पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये पुरस्कार के देने के साथ साथ ही ये जो गायक है, पार्श्व गायक, यानी कि जो उदित नारायण नाम के प्रसिद्ध भारत के गायक हैं, उनका बेटा है आदित्य नारायण, उसको जो है इन्होंने क्या दिया, प्लेबैक गायकी के अंदर। प्लेबैक का मतलब हो गया जो
फिल्मों वगैरह में गाने गाते हैं तो जो अभिनेता होते हैं वो तो मुंह चलाते हैं, लेकिन जो गाना होता है वो गाते हैं प्लेबैक, इसी को प्लेबैक कहते हैं। और इनको अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ये पॉइंट जो है क्योंकि करंट में चल रहे हैं इसीलिए मैंने प्रोवाइड करा दिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो अलग चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ख़ास तौर से इन न्यूज़ के अंदर भी जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार भी ये 2021 में अलग अलग समय पर है। ये तो मैंने पारंपरिक दे दिया आपको, यानी कन्वेंशनल। जो करंट में था वो तो पहला वाला हो गया, जिसमें अजय शर्मा जी का नाम था और एक और नाम था उदित नारायण का, उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण का। ये पहले मिल चुका। ये किसको मिला था? ये हैदराबाद की एक इंजीनियर है रुमाना सिन्हा सहगल, इन्हें मिला था विश्व मानवतावादी पुरस्कार। और ये जो नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार है ये और मिला था किसको? 2021 में ही ये पुरस्कार मिला था। किनको? ये हिमाचल प्रदेश के हैं सुखदेव ठाकुर, इनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि जिस दौरान ये कोविड चल रहा था और लोगों के रोज़गार आदि छूट गए थे, तो इन्होंने डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों की बहुत सहायता करी और उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में मदद करी, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। पढ़ तो हम रहे हैं किनके बारे में? नेल्सन मंडेला के। तो नेल्सन मंडेला के जो पॉइंट है वो क्या है? एक तो ये है कि नेल्सन मंडेला जो है ये वो विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सही नहीं है कि वो क्या है? पहले विदेशी। तो ये मैंने ये फ़ोटो जो है वो जहाँ से ली है मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं हर बार जिनका भी मैं जहाँ से भी ये फ़ोटो ले लेता हूँ उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ समाचार पत्र का नाम लिखा हुआ है। तो ये न्यूज़ को इन्होंने फिर दूसरी जो न्यूज़ है उसमें स्पष्ट हो जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पहले विदेशी नहीं है? क्योंकि जो पहले विदेशी हैं वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के हैं। 1987 में उन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो इस रूप में हम ये कहेंगे कि जो पहले विदेशी हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका फ़ोटो अभी मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा 2-3 पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि इनका उपनाम क्या है? ये पारंपरिक क्वेश्चन है, यानी कि एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है कि इनको किस नाम से वहाँ के लोग बुलाते थे? मदीबा। जैसे महात्मा गांधी है तो उन्हें लोग प्रेम से बापू भी बुलाते थे, उसी प्रकार से इनको जो है मदीबा के नाम से। और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिनको आप याद रख सकते हैं? 18 जुलाई का जो दिन है वो इनको मनाया जाता है मंडेला दिवस, ठीक है? 18 जुलाई के अंदर इनकी जो जयंती है उसको। और इनको 1990 में क्या दिया गया? भारत रत्न अवार्ड। भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो है भारत रत्न अवार्ड। तो इन्हें 1990 में दिया गया। और यहाँ पर पहले विदेशी वाले पॉइंट को मैं फिर हटाता हूँ, अभी मैं बता ही दूंगा आपको, इसमें दे रखा। ये चीज़ और ध्यान रखना, इनको काहे का नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति पुरस्कार। इसीलिए पुरस्कार जो आप पढ़ रहे हो फिलहाल, उस पुरस्कार का नाम क्या है? उस पुरस्कार का नाम है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, यानी कि नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने जीता हुआ है इसलिए उसके साथ में ये शब्द जो है वो प्रयोग पर। जो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, जिनको कई नामों से जाना जाता है, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत या फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हीं को कहा जाता है। जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, जहाँ ये अबोटाबाद है, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ अबोटाबाद था, जहाँ से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वहाँ के थे। तो इसीलिए इनका उपनाम जो है फ्रंटियर या सीमांत गांधी है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए उसी समाचार पत्र ने इसको, खबर को जो है ये सही लिखा है यहाँ पर, और ये बताया है कि 14 अगस्त 1987 को खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे। खान को रत्न सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय, यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ, पहले गैर भारतीय। अगली जो न्यूज़ है हमारी, वो न्यूज़ है कोविड-19 से बचाव के लिए जो दुनिया की पहली मान्यता प्राप्त
जो दवाई है वो कौन सी है। दवाई का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी तो आपने पढ़ा था कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वे तो टीके यानी कि वैक्सीन। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दवाई, यानी खाने वाली दवाई जो है वो दुनिया की पहली कौन सी दवाई है जिसे मान्यता प्रदान करी गई है। तो यहाँ पर नाम दे रखा है और मैं आभार प्रकट करता हूँ जिनसे भी मैंने ये, जहाँ से भी मैंने ये फोटो लिया, उनका नाम मैं नीचे की तरफ प्रोवाइड करा ही रखा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है, ये नाम दे रखा है मोलनुपिराविर। ये पहली दवाई है जिसको मान्यता प्रदान कर दी गई है और ब्रिटेन पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ पर इस दवाई के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर दी है। तो टीके के अलावा जो है ये दूसरे पॉइंट भी आ गए हैं। यहाँ पर मैंने इनका दवाई का जो नाम है वो आप लोगों को दे दिया है, उसे देख लीजिए आप। कि एक तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दवाई है जिसको मान्यता प्रदान करी गई है, तो नाम जो है वो तो आ गया मोलनुपिराविर। और दूसरा सवाल आ सकता है कि कौन सा दुनिया का पहला देश है जिसने इस खाने वाली दवाई को अपने यहाँ पे परमिशन दी है। तो यहाँ पर नाम दे रखा होगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको कहते हैं यूके। यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर और यूपीएससी दोनों के अंदर ये सवाल आया था कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य हो गया जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, यानी कि जो यूरोप के अंदर देश हैं वो आपस में, आपको ताकि आप देखते हुए चलें। यहाँ पर मैं आपको यूरोप के बारे में बता रहा था और आप ध्यान कीजिए, हमने स्विट्जरलैंड और पोलैंड उनके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर ये ध्यान कीजिए, यहाँ पर मैंने बताया था आपको ये जर्मनी है, यहाँ पर ये जर्मनी था। और इसके बाद अब ऊपर की तरफ ये नाम देखिए लिखा हुआ नाम, ये नाम दे रखा यूनाइटेड किंगडम, ये नाम है। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जो है ये नाम दे रखा। अब यूनाइटेड किंगडम का तात्पर्य क्या है, इसमें किन किन देशों को मिलकर ये देश बना है जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। जैसे भारत है तो भारत में जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है वो मिलकर जो है इस देश को बनाते हैं। वैसे ही ये जो ब्रिटेन, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये मिलकर जो बना है, किन किन से मिलकर बना है वो मैं बता देता हूं। यहां पर तो है इस हिस्से को, इसे कहते हैं, ये हिस्सा जो है इसे कहते हैं इंग्लैंड, ठीक है। ये जो हिस्सा है इस हिस्से को कहते हैं वेल्स, और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहते हैं स्कॉटलैंड। अभी 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है यूएई और ओमान के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा होगा इंग्लैंड की टीम भी है और उसके अंदर स्कॉटलैंड की भी टीम है, क्रिकेट टीम, अलग अलग टीम है। उसके पीछे कारण यही है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये वो संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। तो जो भी इसका सदस्य बनेगा वो अपनी टीम भेजेगा। तो इन्होंने अलग अलग उनकी मान्यता प्राप्त करी है, इसीलिए अलग अलग टीम भेजते हैं। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, किन किन को तीनों को जोड़ दें, अगर हम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इन्हें ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। यहां के प्रधानमंत्री है कौन, बोरिस जॉनसन। और अभी हाल ही के अंदर मोदी जी ग्लासगो के अंदर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए, तो ग्लासगो किस में पड़ेगा, स्कॉटलैंड में, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है, ग्रेट ब्रिटेन। तो जब एक देश की बात होती है तो इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और जब ये टीम के रूप में हिस्सा लेने जाते हैं, चाहे फुटबॉल की टीम हो चाहे इनकी क्रिकेट की टीम हो, तो हम पाते हैं इंग्लैंड अलग से नाम आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया पहला देश कौन सा बन गया, यूनाइटेड किंगडम नाम दे रखा है, और इसने अपने देश के अंदर इस दवाई के प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। ये ध्यान रखना हम लोगों के लिए। इस दवाई को किसने बनाया, 2 अमेरिकी कंपनियां हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है। एग्ज़ाम के अंदर उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं कि कौन सी कंपनियों के नाम बताइए जिसने इसका निर्माण किया, वो कुछ नहीं, वो अननेसेसरी खबर है, उसे हम छोड़ते हुए चलें। 2 अमेरिकन कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर इसे बनाया। और इस दवाई का उपयोग कब किया जाता है, जब कोविड के चिन्ह दिखाई दें
तो चिन्ह दिखाई देने के 7 दिन के भीतर यदि इसका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा उपयोगी रहती है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आ गया वो आ गया कि हाल ही के 1 नवंबर को हमने देखा कि अभी विदेश के अंदर ये कन्नड़ दिवस मनाया गया। कन्नड़ जो है भाषा कहाँ पर है? कन्नड़ भाषा जो है हमारे यहाँ बोली जाती है कर्नाटक के अंदर। तो कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर हाल ही के अंदर इस कन्नड़ भाषा का उपयोग या इस भाषा के दिवस के रूप में बनाया गया, जिसको राज्योत्सव दिवस भी कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि यहाँ अमेरिका के अंदर एक प्रांत है जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया प्रांत है। एक देश भी है जिसको जॉर्जिया कहते हैं। मैं दोनों पॉइंट आपको बताता हुआ चलूँगा और मैप पे दिखाता हुआ चलूँगा। तो अमेरिका के जो 50 प्रांत है, 50 स्टेट्स है, उनमें से एक स्टेट जो है जॉर्जिया है। जॉर्जिया को इस रूप में भी देखिए कि जो एक कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, कोका कोला, उसका हेडक्वार्टर जो है एटलांटा में है। और एटलांटा जो है वो कौन से प्रांत में स्थित है? जॉर्जिया के अंदर। तो यहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने हाल ही के अंदर इसको मनाने का निर्णय लिया है। और मैं यहाँ पर आपको मैप पे दिखा देता हूँ जो जॉर्जिया किस जगह पड़ता है। यहाँ पर जाना, और मैं देश भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ये पता रहे कि जॉर्जिया जो है ना केवल प्रांत है बल्कि ये एक देश भी है। अगर देश की हम बात करेंगे तो मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि दोनों पॉइंट आपको समझ में आते चले, अमेरिका का भी और ये वाला भी। देखिए यहाँ ये हमारा भारत है और भारत के उत्तर में यदि हम चलते हैं इधर की तरफ, इधर पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, इधर अजरबैजान, आर्मेनिया, और यहाँ पर जहाँ काला सागर है, ये काला सागर है, इसे कहते हैं ब्लैक सी। इससे सटा हुआ देश है जो पहले तो रशिया या सोवियत संघ का हिस्सा था और अब ये अलग होने के बाद एक देश के रूप में मान्यता है। देख लीजिए जहाँ पर मैंने ये दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए ये दे रखा है जॉर्जिया, मिल गया आपको, दिख गया। तो जॉर्जिया जो राष्ट्र है ये रहा जॉर्जिया। जॉर्जिया की इधर की तरफ तो काला सागर जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, और इधर की तरफ जो है ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। यहाँ पर ये देश है जिसको जॉर्जिया कहते हैं। और ऊपर जो है जॉर्जिया के ये है हमारा मित्र देश जिसे कहते हैं रशिया। ये तो हो गया जॉर्जिया देश की बात। अब हम देखते हैं कि जॉर्जिया जो प्रांत है, जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, वो न्यूज़ किससे जुड़ी हुई है? वो अमेरिका से जुड़ी हुई है। तो अमेरिकी महाद्वीप जो है आप देखेंगे यहाँ पर आ गया अमेरिकी महाद्वीप, ये है अमेरिका, ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। तो अमेरिका, और इसके उत्तर में जो है, ये उत्तर में ये है कनाडा, ठीक है। इसके नॉर्थ में कनाडा है और इन दोनों के बीच में जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो एक लंबी रेखा के रूप में दुनिया की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो किन दो देशों के बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो ये जॉर्जिया है ये कहाँ पर है। तो इधर की तरफ तो राजधानी है जिसे कहा जाता है, यहाँ पर तो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ये वॉशिंगटन। और इनकी आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है? इसे कहते हैं न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क जो शहर है उसे कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ यूएसए। तो यहाँ से अमेरिका जो है ये यहाँ से लेकर और इसके ईस्ट कोस्ट पे सबसे दक्षिणी कौन सा है? ये हिस्सा, इसे राज्य को कहते हैं फ्लोरिडा। इसी फ्लोरिडा के नॉर्थ में, यानी कि इस फ्लोरिडा के उत्तर में स्थित है जॉर्जिया। अभी मैं मैप के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा जॉर्जिया। समझ में आया आपके? ये जॉर्जिया प्रांत कहलाता है। जब मैं आपको मैप कराऊंगा तो वहाँ मैप में आप लोगों को ये पॉइंट्स की क्या और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हुआ चलूँगा। ये जॉर्जिया है, ठीक है। इस पर अब यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो है वो कन्नड़ भाषा को बोलने वाले भारत के निवासी रहते हैं,
तो उनके सम्मान में ही। और इसके अलावा जो हमारी ये कन्नड़ भाषा है, ये कन्नड़ भाषा जो है दुनिया के सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने के कारण इसको भारत सरकार ने एक दर्जा दिया हुआ है जिसको कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में एक अनुच्छेद आता है, आर्टिकल आता है, अनुच्छेद जिसे कहा जाता है 345। 345 जो अनुच्छेद है, ये क्या है? 345 अनुच्छेद में देश के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, हमारे यहाँ पर कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? 22 भाषाओं को। उन भाषाओं में से एक भाषा जो है कौन सी है? कन्नड़। तो ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि जो शुरू में 14 भाषाएं थीं उन्हें बढ़ाकर अब 22 कर दिया। इसके अलावा भारत में 6 भाषाएं हैं जिनको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया गया। और उन 6 भाषाओं में से कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको हमने दर्जा दे रखा है, उनमें नाम दे रखे हैं मैंने। कौन कौन से? एक तो तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़िया और एक है कन्नड़ भाषा। एक तो होगी तमिलनाडु की भाषा। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। इसके बाद हो गई कर्नाटक, यहाँ बोली जाती है कन्नड़। तीसरा एक है मलयाली। मलयाली कहाँ पर? मैं लिखता हुआ चलूँ आपको। ये तो है हमारा केरल, ये कर्नाटक, ये हो गया तमिलनाडु। तो जाहिर बात है तमिलनाडु जो है यहाँ पर है तमिल, और कर्नाटक में कन्नड़, और केरल जो है, केरल के अंदर है मलयाली भाषा। इसके अलावा जो तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और तेलुगु जो है बोली जाती है, एक और राज्य है तेलंगाना, यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। और उड़िया जो है ये यहाँ पर है, जो उड़िया भाषा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ओडिशा, यहाँ पर हो गया ये तेलंगाना, तो तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलुगु। तो कितनी भाषाएं होगी? मलयाली केरल में, मलयाली कर्नाटक में, कन्नड़ 2, तमिल 3, 4 हो गई, तेलुगु भाषा जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, चौथी होगी, 5वीं होगी ओडिया भाषा, और एक हो गया हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो होगी संस्कृत। संस्कृत में मैंने ऊपर की तरफ जो है ये उत्तराखंड को क्यों दिखाया है? एक एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा, एक क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया कि कौन से राज्य की भाषा जो है वो संस्कृत है, तो उसमें उत्तराखंड का नाम आता है। हिंदी के अलावा जो राज्य भाषा का दर्जा है वो संस्कृत को प्रदान किया गया है उत्तराखंड में।